दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ वेव ऑप्टिक्स एंड इस पार्ट में हम जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफ्रैक्शन पढ़ा था उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने डिफ्रैक्शन में पढ़ा था। देखिए डिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रल मैक्सिमा जो सेंट्रल फ्रिंज बनता है उसका जो विड्थ होता है बाकी दूसरे फ्रिंज के कंपैरिजन में ट्वाइस होता है। ठीक है, वाईडीएससी में हम फ्रिंज का जो बीटा पढ़ते थे वो होता था लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, पर डिफ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, स्मॉल डी के जगह पे ए लेंगे। तो जो सेंट्रल फ्रिंज होगा उसका जो विड्थ होगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए, और बाकी जो दूसरा फ्रिंज है उसका बीटा ही होगा और उसका वैल्यू होगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए। सिर्फ 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे सेंट्रल में। तो ये जो लीनियर फ्रिंज विड्थ है वो तो इतना आता है, फिर एंगुलर फ्रिंज विड्थ वो ट्वाइस आ जाएगा लैम्डा अपॉन स्मॉल ए, और बाकी के लिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ लैम्डा अपॉन स्मॉल ए। फिर हम पढ़ते थे मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन। मैक्सिमा का कंडीशन आता था पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू a sin थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा इनटू स्मॉल a अपॉन कैपिटल डी। और मिनिमा का कंडीशन आता था डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा इज इक्वल टू a sin थीटा इज इक्वल टू y मिनिमा इनटू a अपॉन स्मॉल डी। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसका इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो फर्स्ट मैक्सिमा जो बनता है उसका इंटेंसिटी आई नॉट अपॉन 22 हो जाता है, और सेकेंड मैक्सिमा उसका इंटेंसिटी आई नॉट अपॉन 61 हो जाता है। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो विड्थ ऑफ द स्लिट है यानी स्मॉल ए का जो वैल्यू है वो 0.1 मिलीमीटर है, और आपको क्वेश्चन में लिख के दिया है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन चल रहा है। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ आपको गिवन है 1 मीटर। तो मैंने आपको बताया था कि जब डिफ्रैक्शन हम करवाते हैं तो बीच में फोकल लेंथ बीच में हम कॉन्वेक्स लेंस लेके आते हैं, और जो स्क्रीन और फोकल लेंस कॉन्वेक्स लेंस का जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ के बराबर होता है। तो बेसिकली आपको कैपिटल डी का वैल्यू गिवन है 1 मीटर। तो ये लाइन का मतलब ये होता है, और ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ गिवन है तो वो आपको कैपिटल डी का वैल्यू दे रहा है। लैम्डा का वैल्यू इतना है, आपसे पूछा है फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज, एंगुलर पोजीशन सेकेंड मैक्सिमा का, एंगुलर पोजीशन फोर्थ मैक्सिमा का, डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, थर्ड मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, eighth maxima and 11th minima on screen, and find out wavelength of radiation if 8th minima of the wavelength formed at same place of third maxima of the given wavelength. और फिर 9th a is equal to lambda, then find out number of maxima formed on screen and find out number of maxima between -30 डिग्री to +30 डिग्री। ठीक है, पहला क्वेश्चन आइए टारगेट करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपको सेंट्रल फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ बताना है। तो देखिए सेंट्रल फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ होता है ट्वाइस ऑफ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए। लैम्डा का वैल्यू आपको गिवन है, कैपिटल डी लेना है 1 मीटर, स्मॉल ए लेना है सब यूनिट में, तो यहां सेंट्रल फ्रिंज आ जाएगा। फिर सेंट्रल फ्रिंज का एंगुलर विड्थ पूछा है तो वो होता है ट्वाइस ऑफ लैम्डा अपॉन स्मॉल ए, तो लैम्डा और स्मॉल ए गिवन है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर यहां से जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आएगा सेंट्रल वो रेडियन में आएगा, तो आपसे डिग्री में पूछता है तो जो वैल्यू आपके पास आया उससे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करिएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड मिनिमा का आप एंगुलर पोजीशन बताइए। तो अभी आप पढ़ के आए हैं कि मिनिमा का कंडीशन क्या होता है, डेल्टा एक्स मिनिमा इक्वल टू एन लैम्डा इक्वल टू ए साइन थीटा, और साथ में यहां लिखते हैं वाई मिनिमा इनटू स्मॉल ए अपॉन कैपिटल डी। तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, तो आप क्या करिए इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। सेकेंड मिनिमा पूछा है तो n का वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहां से देखिए थीटा आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ये सब वैल्यू हम पुट करेंगे, थीटा आ जाएगा। फिर आपसे पूछा है कि एंगुलर पोजीशन बताइए मैक्सिमा का, फोर्थ मैक्सिमा का। तो आपको पता है मैक्सिमा का कंडीशन क्या होता है, 2n+1 लैम्डा बाय 2 a sin थीटा इज इक्वल टू y मैक्सिमा इनटू स्मॉल a अपॉन कैपिटल डी, ये होता है, इसकी बात नहीं करेंगे। तो इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, n के जगह पे 4 डालिएगा, a का वैल्यू आपको पता है यानी कि जो स्लिट है उसका विड्थ आपको पता है, लैम्डा आपको पता है, तो यहां से थीटा आ जाएगा। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन में आपको बोला है कि फिफ्थ मिनिमा का पोजीशन बताइए। फिफ्थ मिनिमा का पोजीशन बताइए। पहले पूछा था कि उस मिनिमा का एंगुलर पोजीशन बताइए, अब फिफ्थ मिनिमा का पोजीशन डिस्टेंस पूछ रहा है। तो क्या कंडीशन लगाएंगे मिनिमा का? एन लैम्डा इक्वल टू वाई मिनिमा इंटू स्मॉल ए अपॉन कैपिटल डी। तो एन की जगह पे 5 रखेंगे, वाई मिनिमा निकालना है, सब वैल्यू आपको पता है आ जाएगा। सिमिलरली आपसे पूछा है कि थर्ड मैक्सिमा का क्या बताइए, डिस्टेंस बताइए। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये यूज करेंगे फॉर्मूला कौन सा? मैक्सिमा का कंडीशन। इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहां वाई मैक्सिमा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 11th मिनिमा और 8th मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो इसका क्या मतलब है? मान लीजिए ये आपके पास सेंट्रल फ्रिंज है, सेंट्रल मैक्सिमा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा से यहां कहीं 11th होगा तो इसका डिस्टेंस y1, और यहां कहीं होगा 8th मैक्सिमा तो इसका डिस्टेंस y2। तो आपसे ये डिस्टेंस पूछा है, तो ये डिस्टेंस कैसे होगा? y1 माइनस y2 कर दीजिए, तो इसमें माइनस कर देंगे। तो मिनिमा का कंडीशन क्या होता था? मिनिमा का कंडीशन होता था एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए। तो यहां एन के जगह पे 11 रखेंगे, और मैक्सिमा का कंडीशन होता था 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2a। तो यहां n के जगह पे 8 रखेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वो डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि 8th मिनिमा कॉन्सॉइड करता है थर्ड मैक्सिमा। तो आपसे पूछा है वेवलेंथ बताइए, और थर्ड मैक्सिमा के केस में आपको लैम्डा 1 गिवन। तो क्या करेंगे? 8th मिनिमा पूछा है, मिनिमा का कंडीशन होता है एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए। तो एन के जगह पे 8 रखेंगे, और मैक्सिमा का कंडीशन होता है 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2a। तो n की जगह पे 3 रखेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, यहाँ लैम्डा 2 यहाँ लैम्डा 1। लैम्डा 1 आपको वैल्यू 500 नैनोमीटर गिवन है, तो आपके पास लैम्डा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि इफ a इज इक्वल टू लैम्डा, तो आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ फ्रिंज कितना बनेगा। आपसे पूछा है नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना बनेगा। तो a इज इक्वल टू लैम्डा डालेंगे, मैक्सिमा पूछा है तो मैक्सिमा का कंडीशन ये होता है, कितना मैक्सिमा बनेगा वो पूछा है, तो मैक्सिमा का कंडीशन ये होता है। तो यहां पे हम a के जगह पे लैम्डा डालेंगे, या लैम्डा के जगह पे a डालेंगे, तो a से a खत्म। तो यहां से देखिए 2n प्लस 1/2 हो जाएगा साइन थीटा के बराबर, और आपको पता है साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है और 1 से छोटा होता है। मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू 1 से छोटा होता है, डिक्रीज करता रहता है। तो 2 को इधर लेके आइए, तो 2n प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। तो यहां से आ जाएगा n शुड बी लेस देन इक्वल टू 2n शुड बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। तो n शुड बी लेस देन इक्वल टू प्लस हाफ। प्लस हाफ मतलब 90 डिग्री। हाफ कब आएगा? यानी कि जो मैक्सिमम बनेगा वो इन्फानाइट बनेगा। तो इन्फानाइट बनेगा तो एक ही फ्रिंज बनेगा, और वो भी सेंट्रल वाला फ्रिंज बनेगा, क्योंकि ये इन्फानाइट सेंट्रल वाला फ्रिंज बनेगा, ये इन्फानाइट। तो इस केस में अगर a इक्वल टू लैम्डा है तो फ्रिंज मैक्सिमा एक ही बनेगा, वो भी सेंट्रल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ मैक्सिमा बताइए 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे। तो देखिए ये सेंट्रल मैक्सिमा होगा, 30 डिग्री ऊपर n बनेगा, 30 डिग्री नीचे n बनेगा, और बीच में ये सेंट्रल मैक्सिमा। तो टोटल बनेगा 2n प्लस 1 बनेगा। और मैक्सिमा का कंडीशन क्या होता है? 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू a साइन थीटा, थीटा की जगह पे 30 डिग्री। तो यहां से देखिए इसको इधर लेके आइएगा, इसको नीचे, तो 2n प्लस 1 यही n मैक्सिमा है, तो n मैक्सिमा आ जाएगा a अपॉन लैम्डा, वैल्यू पुट करेगा n मैक्सिमा का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल फ्रिंज है, ये इस सेंट्रल फ्रिंज में YDSC का 10 फ्रिंज जो है इसके अंदर आता है। क्वेश्चन में यही बोला है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो आपसे पूछा है कि स्लिट विथ डिफ्रैक्शन का और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट यानी कि YDSC का, दोनों में रिलेशन बताइए। तो देखिए जो सेंट्रल फ्रिंज है डिफ्रैक्शन वाले में, दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विथ ऑफ YDSC, यानी कि ये जो है ये डिफ्रैक्शन का फ्रिंज विथ है और ये YDSC का है। और आपको पता है डिफ्रैक्शन में फ्रिंज विथ सेंट्रल का कितना होता है? 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए।
और YDSC में फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहां से लैम्डा डी खत्म, तो यहां से ए और डी में रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिजॉल्विंग पावर या रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो अलग अलग केस में, एक बार माइक्रोस्कोप और एक बार टेलीस्कोप में देखेंगे। पहले तो आप ये समझिए कि रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट एक दूसरे के इक्वल होते हैं पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि रिजॉल्विंग लिमिट इज इक्वल टू 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, पहले हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के लिए। तो माइक्रोस्कोप में देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से ये लाइट आ रहा है और ये एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो यहां जो रिजॉल्विंग लिमिट का फॉर्मूला होता है वो होता है 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। ये रिजॉल्विंग लिमिट का फॉर्मूला है माइक्रोस्कोप के लिए, डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा। और रिजॉल्विंग पावर इसका उल्टा होगा, तो रिजॉल्विंग पावर हो जाएगा 2 म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा। अब सुनिए, ये लैम्डा क्या है? इनकमिंग लाइट का वेवलेंथ, जो ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रहा है। और ये म्यू क्या है? म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और थीटा क्या है? थीटा जो है इसको बुलाते हैं, ये जो एंगल है, और 2 म्यू साइन थीटा को हम न्यूमेरिकल अपर्चर बुलाते हैं। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए माइक्रोस्कोप के लिए। रिजॉल्विंग लिमिट 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू साइन थीटा, और रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और आपको पता है बीटा जो होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है, तो जो बीटा वही लैम्डा, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वहीं पे अगर हम टेलीस्कोप की बात करते हैं तो टेलीस्कोप में जो रिजॉल्विंग लिमिट होता है, कंपेयर करिए आप, वो होता है 1.22 लैम्डा अपॉन स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है कि जो लेंस है उसका अपर्चर या उसका विड्थ। तो इसका उल्टा कर दीजिए तो रिजॉल्विंग पावर आएगा ए अपॉन 1.22 इंटू लैम्डा। तो देखिए रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो ये टेलीस्कोप का और माइक्रोस्कोप का याद होना चाहिए। ठीक है, और टू रिजॉल्व टू क्लोज ऑब्जेक्ट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट शुड बी बीटा के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में पहले समझिए, जो लाइट है आपका वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और लाइट का जो वेलोसिटी होगा वो इसमें कंपोनेंट होंगे और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस पीरियोडिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, एक लाइट में इनफाइनाइट कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर किसी लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का इनफाइनाइट कंपोनेंट है, बहुत सारा कंपोनेंट है लाइट का, तो ऐसे लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट बुलाते हैं। तो लाइट विच हैज इनफाइनाइट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। और अगर हम इस अनपोलराइज्ड लाइट को किसी प्रिज्म से, निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं तो आपके पास एक ही कंपोनेंट मिलता है, तो ऐसे लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो लाइट विच हैज ओनली वन कंपोनेंट इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड लाइट। और अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना, उसको बुलाते हैं पोलराइजेशन, और जो डिवाइस हम यूज में लेते हैं उसको बुलाते हैं पोलराइजर या पोलराइड। सो कन्वर्जन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट टू पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंड डिवाइस इज कॉल्ड एज पोलराइजर और पोलराइड। सो ये पोलराइजर क्या करता है, या पोलराइड, जो लाइट में डिफरेंट इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हैं उसको इलिमिनेट करता है और एक सिंगल कंपोनेंट में कन्वर्ट करता है। एक तो इसका ये काम है। दूसरा क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास एक वेव आ रहा है, तो एक वेव को आइडेंटिफाई करने के लिए इस वेव का क्या नेचर है उसको पता करने के लिए हम पोलराइजर यूज करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पोलराइजर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स नेचर वाले वेव को ही पास होने देता है। तो पोलराइजर का क्या काम है? टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ वेव, बिकॉज पोलराइजेशन इज पॉसिबल ओनली इन ट्रांसवर्स नेचर वेव। ये पहला काम है। फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी इसको यूज करते हैं। जैसे निकोल प्रिज्म एक पोलराइजर है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो उसको क्या करते हैं, पोलराइजर से पास करवाते हैं। तो दूसरा यूज क्या है, टू आइडेंटिफाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, निकोल प्रिज्म यूज्ड एज ए पोलराइजर।
और ग्लासेस ऑफ व्हीकल का जो ग्लासेस होता है, जो गॉगल्स का ग्लासेस होता है, उसमें पोलराइजर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक आता है मेलस लॉ। मेलस लॉ क्या होता है कि जो पोलराइजर आपका है, ये देखिए आपके पास पोलराइजर है, ये पोलराइजर क्या करता है, अपने पैरेलल वाले कंपोनेंट को तो पास करने देता है, पर जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जो दूसरा कंपोनेंट है, उसको इलिमिनेट कर देता है। तो पोलराइजर क्या करता है, ट्रांसमिट पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट ब्लॉक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो मान लीजिए जैसे लाइट का ये पार्ट था, ठीक है, और ये पोलराइजर के प्लेन से ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका ये कंपोनेंट ए कॉस थीटा, ये कंपोनेंट ए साइन थीटा। तो पोलराइजर क्या करेगा, अपने पैरेलल वाले कंपोनेंट जो कि ए कॉस थीटा है, उसको तो पास करने देगा, पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए साइन थीटा को ब्लॉक करेगा। तो ये पोलराइजर का काम है। तो मान लीजिए इनिशियली जो लाइट आप ले रहे हैं, उसका इंटेंसिटी जो है वो है के ए स्क्वायर, मान लेते हैं आई नॉट। तो जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगा वो हो जाएगा के ए कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि ए साइन थीटा को तो ब्लॉक कर दिया, के ए कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर करिएगा तो के ए स्क्वायर आई नॉट के बराबर है। तो जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगा दैट विल बी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड प्लेन ऑफ पोलराइजर। और ये ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी हमेशा आई नॉट से कम होगा या उसके इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं आपके पास एक लाइट था, उसमें एन कंपोनेंट थे, इनफाइनाइट कंपोनेंट थे, एन कंपोनेंट मान लेते। इसको हमने क्या किया, पोलराइजर से पास करवाया। तो ये क्या करेगा, पोलराइजेशन अपने प्लेन के पैरेलल पास करवाएगा। मान लीजिए पहला I1 था, तो ऐसे n कंपोनेंट है, तो ऐसे n पैरेलल कंपोनेंट पास होंगे, ठीक है, पोलराइज लाइट बनेगा I रिजल्टेंट। तो जो पहला लाइट होगा उसका इंटेंसिटी I1 होगा। ये कितना होगा, इनिशियली I0 था, तो अब हो जाएगा I0 अपॉन n कॉस स्क्वायर थीटा 1, और दूसरे का I0 अपॉन n कॉस स्क्वायर थीटा 2। क्योंकि इस लाइट में अलग अलग लाइट का अलग अलग एंगल है, तो अलग अलग एंगल हम लिख रहे हैं। तो I रिजल्टेंट क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस IN। I1 को लिख सकते हैं इतना, I2 को लिख सकते हैं इतना, और IN को लिख सकते हैं इतना। जब आप यहां से कॉमन लीजिएगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस n डिवाइडेड बाय n। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज है, और आप एसी में पढ़ के आते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो एवरेज होता है वो हाफ होता है। तो जो आई रिजल्टेंट आ गया वो I0 अपॉन 2 आ गया। तो डायरेक्ट याद रखना है कि अगर एक लाइट में मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, उसका इंटेंसिटी I0 है, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा जब उसको निकोल प्रिज्म से पास करवाएंगे वो I0 अपॉन 2 हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट इज हाफ ऑफ अनपोलराइज लाइट, है ना। और पोलराइजेशन इज पॉसिबल फॉर अनपोलराइज्ड एज वेल एज पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज दोनों के लिए, पोलराइजेशन दोनों के लिए पॉसिबल है, अनपोलराइज्ड लाइट भी हो और पोलराइज्ड लाइट भी हो। जैसे मान लीजिए ये अनपोलराइज्ड लाइट था, इसका इंटेंसिटी I0, निकोल प्रिज्म से पास करवाए तो पोलराइज्ड लाइट बनेगा मल्टीपल कंपोनेंट से, तो इनका इंटेंसिटी हो जाएगा I0 अपॉन 2, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो पोलराइज्ड लाइट है इस निकोल प्रिज्म के पैरेलल है, तो ये पैरेलल कंपोनेंट को ही पास करवाता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट थे, पैरेलल, परपेंडिकुलर, डिफरेंट थीटा पर, तो सबको अलग अलग करके I0 अपॉन 2 बनाया। अब ये I0 अपॉन 2 पोलराइज्ड लाइट इस निकोल प्रिज्म के पैरेलल है, तो ये डायरेक्टली एज इट इज पास कर जाएगा, कोई चेंज में। लेकिन क्या हो कि अगेन सेम लाइट हम पास करवाते हैं इससे, तो आपके पास बना पोलराइज्ड लाइट जिसका इंटेंसिटी I0 अपॉन 2 है। अब हम क्या कर रहे हैं, निकोल प्रिज्म को इस प्लेन के एंगल थीटा पे उसको प्लेस कर रहे हैं, निकोल प्रिज्म को। तो अब जो इंटेंसिटी इससे पास होगा दैट विल बी I0 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इंटेंसिटी चेंज होता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, सेम पोलराइज्ड लाइट है I0 अपॉन 2, अब निकोल प्रिज्म को 90 डिग्री एंगल पे प्लेस करते हैं वर्टिकल से, तब जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगा दैट विल बी I0 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर, और थीटा 90 डिग्री लेंगे तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी 0 आ जाएगा।
तो ये कैसे हुआ ये आपको पता होना चाहिए।